हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं थोड़ी रिवीजन कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। और आज इस टेंस की सीरीज में 9वें नंबर पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के लिए पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। वीडियो के अंत में आप अपने सुझाव या कमेंट्स लिख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में हम लेते हैं कि जैसे पार्ट का नाम है, अपने टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये परफेक्ट की सीरीज में तीसरा है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है हिंदी में चुका, चुकी और चुके। क्या मतलब है? चुका, चुकी और चुके, इतना ही है केवल। ये परफेक्ट का मीनिंग है। और फ्यूचर कैसे पता लगता है अपने को? कि जिस वाक्य के अंत में गा हो, गे हो या गी हो। दोबारा और सुन ले। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर टेंस है। परफेक्ट कैसे मालूम चलता है? परफेक्ट वहाँ से मालूम चलता है कि जिन वाक्यों में इसका अर्थ चुका के रूप में आए हिंदी में। और अंग्रेजी भी साथ साथ बता दें कि जिनमें अंग्रेजी में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। और हिंदी फ्यूचर के हिसाब से कैसे पता लगे? तो जहाँ विल और सेल आए, इसका मतलब फ्यूचर है। अब इन दोनों को मिश्रित रूप में हम लेंगे, एक साथ लेंगे। तो कैसे लेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स इनको देखते हैं पहले। वह जा चुका होगा। तो पहला वाक्य लिया है कैसा? वह जा चुका होगा। सीता खा चुकी होगी। और ये है हम लिख चुके होंगे। अब आप देखिए, इन सब के अंत में आ रहा गा, गी और गे। तो हमने अभी बताया जस्ट आपको कि जहाँ गा, गे, गी आए तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस हो गया है। समझिए इतना आप। गा, गे, गी से क्या मालूम चला? कि फ्यूचर टेंस हो गया है। अब हमने ये भी देखा है कि यहाँ चुका आ रहे हैं, चुकी आ रहे हैं और चुके, तीन चीज़ आ रही हैं। और ये तीनों क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि ये है परफेक्ट टेंस है। और इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस हो गया। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोबारा और बता रहे हैं कि जहाँ चुका और चुकी वगैरह आते हैं तो ये हो गया परफेक्ट। जहाँ गा, गे, गी अंत में आ गए, इसका मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमने आपको बताया हिंदी के एग्जाम्पल्स। ऐसे एक बार अंग्रेजी के बच्चों के लिए आते हैं कि अंग्रेजी में क्या करना है। तो अंग्रेजी में सीखने के लिए आप क्या करना है कि इसमें भी सीधा वही है कि जहाँ परफेक्ट अभी हमने बताया कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ऐसे ही फ्यूचर के लिए आती है विल और सेल दिखने चाहिए। तो यहाँ दोनों चीज़ आप देख रहे हैं। जैसे गॉन है, गॉन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ईटन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। रिटन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये तीनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि परफेक्ट का ही वाक्य होगा। ऐसे इधर आइए, यहाँ विल आ रहा है, यहाँ विल आ रहा है, यहाँ सेल आ रहा है। और हमने आपसे कहा था कि यदि विल और सेल आए तो ये डेफिनेटली फ्यूचर टेंस ही होगा। और ये दोनों चीज़ों को आप मिश्रित रूप में देखें, एक साथ देखें, तो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अंग्रेजी के वाक्यों को देख के भी आपने बता दिया है। इसको हिंदी भी बता दिया आपको और अंग्रेजी में बता दिया। अब उन बच्चों के लिए आते हैं जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं, या इंग्लिश से हिंदी भी अनुवाद कर सकते हैं। हम लेते हैं पहले वह जा चुका होगा। और हमेशा की भांति ही यदि हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो हमारा सीधा सा नियम है कि हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट, होना चाहिए वर्ब होना चाहिए। बस अंग्रेजी इतनी ही होती है। बाकी चीज़ें हम पीछे चाहे वाक्यों को जोड़ जोड़ के बहुत लंबा कर दें, लेकिन हमारा टेंस बस यहीं तक सीमित है, सब्जेक्ट और वर्ब। और इवन केवल वर्ब तक ही। वर्ब का मतलब ही टेंस ही है, सब्जेक्ट का मतलब नहीं है। वर्ब का मतलब ही क्या है? टेंस। तो हमें इतना ही देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब
इसी से आपको पता लग जाएगा, ट्रांसलेट भी आपका हो जाएगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और बाद में आती है वर्ब, और हमने सेंटेंस को इतना ही अभी रखा है। यह वह जा चुका होगा, तो वह को हिंदी में अंग्रेजी में लिखते हैं ही, यहाँ तक सही है। और जैसे कि आपको पता है कि जा चुका होगा, ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और इस वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास में विल हैव और शैल हैव के रूप में, ये आप कह सकते हो, सूत्र भी कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ये साथ में काम में लेनी है, विल हैव या शैल हैव। दोबारा और सुन लें कि विल हैव साथ में आएगा या शैल हैव साथ, दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, या तो विल हैव होगा या शैल हैव होगा, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यदि आपने इतना समझ लिया है तो आपका वाक्य बहुत ही आसान हो गया। आप याद कर लें एक बार अगेन, मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद हो गया, कि यानी आपने हो ही गया मान लो। अब कैसे हुआ अभी हम बताते हैं। वह को हम लिखते हैं ही, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने लिखना है विल हैव या शैल हैव, दोनों में दोनों लिख लो एक बार आप। और अब वह के साथ में आप देखिए विल हैव आएगा या शैल हैव, तो वह के साथ में आता है विल हैव, तो हमने लिख दिया ही विल हैव, यहाँ तक सही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जा की थर्ड फॉर्म होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं जा को गो, गो वेंट गॉन, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, हमने लिख दी है। सही है यहाँ तक। दोबारा और देख लो एक बार कि वह को बोलते हैं ही, और इन दोनों में से एक लेना, विल हैव या शैल हैव, तो ही के साथ में क्या आता है, विल हैव आएगा शैल हैव, विल हैव आएगा, तो हमने लिख दिया विल हैव। यहाँ वर्ब जा है, जा को अंग्रेजी में बोलते हैं गो, कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, वेंट और गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म हमने लिख दी और ये वाक्य पूरा हो गया। ऐसे दूसरे पे आइए, सीता, सीता वर्ब आ गया आपका। फिर यहाँ इन दोनों में से एक लेना, विल हैव ले लो या शैल हैव, तो सीता के साथ में क्या आएगा, हम पहले कई बार बता चुके हैं कि विल हैव आएगा। और ये खा की थर्ड फॉर्म क्या है, तो खा को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, और ईट एट ईटन, तो हमने ईटन लिख दिया। और अंत में तीसरा वाक्य देखते हैं, हम लिख चुके होंगे। हम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं वी। क्या कहते हैं बच्चों, वी कहते हैं। और वी के साथ में हमेशा शैल आता है, SHALL शैल, तो हमने यूज किया शैल हैव, तो हमने लिख दिया वी शैल हैव। और ये लिखना है, लिख की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन, तो ये रिटन आ गई, तो उसका अनुवाद हो गया वी शैल हैव रिटन। समझ गया। अब एक बार इसको अंत में और समराइज करते हैं, ये अफर्मेटिव 3 वाक्यों को ही बहुत सिंपल है कि इसमें आप विल, ये मत देखना कि विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों अलग अलग रूप में हेल्पिंग वर्ब के काम में आती है। लेकिन यहाँ हमें क्या लेना है, इसको साथ में ही काम में लेना है, अर्थात इस वाक्य में काम में आएगी ये यही बता रहा है कि ये आपका फ्यूचर और इंडेफिनिट परफेक्ट टेंस है। इसी से पता लग रहा है, इसको आप अलग अलग नहीं लिखना है। अलग का मतलब आपने विल लिख दिया हो, कभी हैव लिख दिया हो, ये दोनों ही आएंगे। एक आएगा तो उसका अर्थ और जाएगा। मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए, जैसे विल है, यदि आपने केवल विल लिख दिया तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देख रहे हो ना आप। ऐसे ही आपने हैव लिख दिया तो हैव में क्या बन जाएगा, आप देखिए ये रहो हैव है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इनका अलग अलग अर्थ है, अर्थात एक सेंटेंस में नहीं आते हैं एक साथ। तो समझ गए। अब चलते हैं, जो अभी आपने पढ़ा ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं हमेशा की बात है अफर्मेटिव, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। समझ गए आप, मतलब हाँ वाले वाक्य। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, और दूसरे में आप देखिए कि जो नहीं वाले वाक्य बनते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव की स्पेलिंग बोलो, NEGATIVE, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। क्या कहेंगे, नकारात्मक, या नहीं लिखा होगा। नकारात्मक का मतलब ही होता है नहीं, ना करना। और ये 3 देखिए, वह नहीं जा चुका होगा, सीता नहीं खा चुकी होगी, हम नहीं लिख चुके होंगे। तीनों में आप देख रहे हो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव के वाक्य हो गए। और इन वाक्यों को हमें नेगेटिव में बनाना है, तो ये कैसे बनेंगे, हमें हिंदी में लिखा है नहीं, तो अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे बताओ, पहले बता चुके हैं ना। तो अंग्रेजी के लिए आता है नॉट, NOT,
ये नॉट शब्द डालना है आपको। और ये नॉट शब्द कहाँ डालना है, ये हैव के पहले डाल दो आप, या दोनों के बीच में डाल दो। हमने लिखा है ही विल नॉट हैव, तो बेहतर ये है कि विल और नॉट सॉरी हैव के बीच में इसको आप डाल दें, इंसर्ट कर दें, तो इसका अर्थ निकल जाएगा नकारात्मक या नेगेटिव वाला। इसी वाक्य को देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ही विल हैव गॉन था, हमें नॉट डालना है। नॉट कहाँ डालेंगे, तो ही विल नॉट यहाँ डाल दो आप, हैव के पहले विल के बाद। हमने ये किया, ही विल नॉट हैव गॉन, देखो कितना सरल हो गया, हुआ कि नहीं। ऐसे ही सीता विल हैव ईटन, यहाँ कहाँ डालेंगे बताइए आप, तो यहाँ डालेंगे फिर अगेन हैव के पहले विल के बाद, तो सीता विल नॉट और हैव ईटन आ गया। ऐसे तीसरे में आइए, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वी शिल हैव ईटन, तो यहाँ सेल और हैव के बीच में आपको डालना है नॉट, वो आपने फिर कर दिया, वी सेल नॉट हैव रिटर्न। बाकी चीज़ वैसी की वैसी है बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये वाक्य कौन से हो गए, इनको हम कहते हैं नेगेटिव, हिंदी में क्या कहेंगे, नकारात्मक। और सामान्य अर्थ के लिए जहाँ नॉट लगा हो या नहीं का अर्थ निकले। दो सीख गए। अब तीसरे में आते हैं, और तीसरा जैसा आप देख रहे हैं, दो चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक चीज़ तो ये देख लिया आपने, और शुरू में क्या आ रहा है, क्या वह जा चुका होगा, क्या सीता खा चुकी होगी, क्या हम लिख चुके होंगे। तो यहाँ आपने दो चीज़ देखी है बच्चों, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और शुरू में क्या आ रहा है। क्या आने का मतलब ये है कि प्रश्न वाला वाक्य है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो पक्का ही हो गया कि प्रश्नवाचक वाक्य है। समझिए। अब आपने जैसे यहाँ हिंदी में इसको क्या लगा दिया पहले ही, ऐसे अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करने के लिए या अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप वाक्य के शुरू में रख दो। क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए बच्चों जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, उस हेल्पिंग वर्ब को हमें वाक्य के शुरू में रखना है। और पीछे वाले आप देख रहे हैं 8 वाक्य देखें, इन 8 में भी अपन ने ऐसा ही कर रखा है। देखो सबकी अलग अलग लिखी है हेल्पिंग वर्ब, देख रहे हैं ना आप। और इन हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते ही वाक्य प्रश्न वाला बन जाता है, और यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ हमने ये वाक्य बनाने के लिए लिखा है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट की ये खास बात है कि इसके साथ ही वाक्य बनेगा। लेकिन अब जैसे हम बात करें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की, हमें किसको शुरू में रखना है, तो हमें केवल विल को ही रखना है पहले, या SHALL को ही रखना है। ये पूरा पहले नहीं आएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। और देख लो, विल हैव को पूरा नहीं हम शुरू में रखेंगे, जैसे ये लिखा नहीं, तो यहाँ विल हैव नहीं आएगा। यहाँ हमने किसको लिया, केवल विल को ही लिया है, यहाँ शैल को ही लिया है, दोनों को पूरा नहीं लिया है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका वाक्य प्रश्न वाला बन जाएगा। बाकी जो हैव की स्थिति पहले थी ये वहीं रहेगा, तो उसको बदलाव नहीं करना है। और इसको हम वाक्य को दो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। और ये जो सारा काम करें आप इसी पहले से कीजिए, यदि पहले से करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा समझने में। इनसे मत देखो आप, इनको देखना कहाँ से, जो अफर्मेटिव वाले हैं 1 2 3 सेंटेंस, यहीं से आप देखिए। तो यहाँ देखते हैं हमने क्या बताया अभी आपको, हमने ये बताया कि यहाँ से पहले वाले वाक्य से आपको विल को बाहर निकालना है और कहाँ रखना है, शुरू में। तो ये विल है और शुरू में रख दो, बाकी की जो जगह है या पोजीशन है वही की वही रहेगी यथावत, कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम इसको बदलते हैं, विल ही हैव गॉन। देखो हमने ये लिखा है विल ही हैव गॉन, ये लिखा है ना हमने, कोई परिवर्तन नहीं है ना। हमने क्या किया, केवल विल को बाहर निकाल के शुरू में रख दिया बस। ऐसे दूसरे में निकालो, दूसरे में विल है, इसको भी बाहर निकालो, विल सीता हैव ईटन। हमने भी ये लिखा है विल सीता हैव ईटन। कितना आसान है, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाने ही लगाने हैं। अंत में आप क्या देख रहे हो, यहाँ शैल हैव है, तो शैल हैव में से हमने शैल को ही लेना है, तो ले लो शैल, शैल वी हैव रिटन, शैल वी हैव रिटन। कितना आसान लगा आपको, मज़ा आ गया होगा ना। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाने ही लगाने हैं। ये कौन सा बन गया आपका,
इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV। मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा, ये अपने बार 9th बार रिपीट कर लिया इसको ना, 9 बार रिपीट हो गया है। और हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। और अंत में हम चलेंगे तो ये वाक्य कैसा है बच्चों, देखिए आप इस वाक्य में दो चीज़ आप देख रहे हैं, एक तो नहीं भी आ रहा है, ये देख लो आप नहीं आ रहा है, और एक क्या भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही हैं। ये दोनों आने का मतलब क्या है? क्या बता रहा है कि ये इंटरोगेटिव वाक्य है, और नहीं बता रहा कि ये नेगेटिव वाक्य है। तो हमें दोनों में ही करना है, दोनों में ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि क्या के लिए हमें करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, शुरू में रखना है, और नो के नहीं के लिए नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगेगा? हैव के पहले लगेगा। यहाँ से देखिए अगेन वापस करते हैं, प्रश्नवाचक बनाना है तो विल को पहले ले लो, विल ही, और अब ये हैव है, इसके पहले नॉट लगा दो, विल ही नॉट हैव गॉन। दोबारा और देख लो कि प्रश्न बनाने के लिए विल को बाहर निकाला, विल ही, और ये हैव आ गया तो हैव के पहले नॉट लगाना है, विल ही नॉट हैव गॉन, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा ऐसे ही सीता, सॉरी विल को पहले लो, प्रश्न बनाना है, विल सीता, फिर नॉट लगाओ, नॉट हैव ईटन, ये भी सही है, विल सीता नॉट हैव ईटन। सरल लगा कि नहीं लगा? और अंत में आ रहा है सेल को पहले लो, सेल वी, फिर नॉट लगाइए, नॉट हैव रिटन, सेल वी नॉट हैव रिटन। तो इस प्रकार से आपके ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बच्चों, इसके हमने चारों पार्ट, जो अफर्मेटिव है पहला वाला ये भी कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ये इंटेरोगेटिव है, और ये दोनों का मिश्रित रूप है जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। और इसी के साथ में आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म हो गया है। और अभी हम एक बार यहाँ पुनरावृत्ति करते हैं किसकी, जो अपन ने शुरू में पढ़ लिया है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हमने बिगनिंग में आपको कहा था कि हमें इसे 12 टेंस के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत आसान ढंग से याद होगा, और हम पढ़ते पढ़ते आगे 9 तक आ गए हैं। 9 कौन कौन से हैं एक बार देखो, आप नज़र डाल लो कि ये शुरू वाले 3 हैं, इनको बोलते हैं इंडेफिनेट। ये तीनों क्या कहलाते हैं? इंडेफिनेट। ये 3 क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस। और ये 3 क्या कहलाते हैं? परफेक्ट। और इनको प्रत्येक टेंस के साथ जोड़ दो, जैसे हमने प्रेजेंट के साथ जोड़ा तो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट के साथ जोड़ दिया पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर के साथ जोड़ा तो फ्यूचर इंडेफिनेट। हो गया कि नहीं हुआ? अब इनका हमने वो बता रखा है कि मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको बनाना है, तो बच्चों सर्वदा आप याद रखिए, इसमें कोई मंत्र या कोई जादू वाला काम नहीं है कि किसे टेंस आ रहा है किसे नहीं आ रहा। आप इतना और केवल मात्र इतना आप याद कर लें कि जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अपने आप में कितना आसान है। जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है वह कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट है। जहाँ विल है, विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ भी आई है, अंतर क्या है दोनों में? ये अकेले में आई है और विल और सेल के साथ में आई है। तो जैसे ही साथ में आई तो उसका अर्थ बदल गया, टेंस बदल गया, कौन सा हो गया? ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है ना, 3 हो गए। आगे हम देखते हैं चौथा, पांचवा, छठवां, ये कौन से हैं? ये तीनों कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब हमने बताया था क्या होता है, बताओ एक बार आप। इसमें वर्ब के क्या लगता है? इसमें वर्ब के लगता है हाँ आईएनजी। तो हमने देखो आईएनजी लगा रखा सारा, तीनों में आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी वी आईएनजी है, वी के साथ आईएनजी, वी का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ये वर्ब के आईएनजी लगा रखा है। और इनके पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सा टेंस बन रहा है। तो आईएनजी तो बता दी कि कंटिन्यूस है। अब ये बता रहा है कि ये इजेमार आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉज वर आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस है, और विल बी या शैल बी के साथ वर्ब के आईएनजी आ रहा है तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कितना सरल है, एकदम सरलीकृत रूप आपके सामने दिया गया है। मैं समझता हूँ उसको बहुत कंठस्थ आप याद कर सकते हो, यहाँ से जिंदगी में भूलेंगे नहीं आप। अब देखते हैं 7वां, 8वां, 9वां, ये कौन सा है? ये तीनों परफेक्ट है। कौन से है? परफेक्ट है। और परफेक्ट को हमने बता रखा है
कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है। ये लिखा है देखो वर्ब की वी थ्री का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इनके पहले भी क्या कहेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब आती है। वो कौन सी है, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे पास्ट परफेक्ट में आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने आपके 9 टेंस बच्चों पूरे कर दिए हैं। कि पूरे कितने हैं, 12 हैं, और 12 में अभी 3 और बचे हैं। तो अपने आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में आपको ये तीनों कंप्लीट करा देंगे, और इसका बाद में आप समग्र रूप में देंगे इनको, अलग अलग रूप से बहुत सारे उदाहरणों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे, जिससे और आपकी एप्लीकेशन में या प्रयोग में आसानी रहेगी। इसी के साथ में हम आप आज का वीडियो ख़त्म करेंगे और आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमें आप अपने सुझाव ज़रूर दें, भूलें नहीं। थैंक यू अगेन। जय हिंद। हैव ए गुड डे।